हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अफेयर्स एल्केमी। आज 19 अप्रैल 2026 है। आज हम 19 अप्रैल के जितने भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स होंगे वो सब आज हम डिस्कस करेंगे। तो हमारा पहला क्वेश्चन होगा, मिस साके इंडिया 2026 का खिताब किसने जीता? ऑप्शन ए निशिता अंतराकर, ऑप्शन बी दीप्ति शर्मा, ऑप्शन सी पीवी सिंधु, ऑप्शन डी सानिया मिर्जा। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए निशिता अंतराकर। तो मिस साके इंडिया 2026 का जो खिताब है वो निशिता अंतराकर ने मुंबई में जो आयोजित हुआ था उसमें जीता है। तो यह जो प्रतियोगिता, यह जो कंपटीशन है, ये एक जापानी पेय है साके की संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए। और इसमें जो विजेता होता है वो भारत में जो साके है उसका ब्रांड एम्बेसडर के रूप में देखा जाता है। तो मिस साके इंडिया 2026 का खिताब किसने जीता? निशिता अंतराकर ने। और एक और इसके अंदर बन सकता है कि ये कहाँ आयोजित हुआ, तो ये मिस साके इंडिया 2026 मुंबई में आयोजित हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, पैक्स सिलिका इनिशिएटिव में शामिल होने वाला नया देश कौन बना है? ऑप्शन ए वियतनाम, ऑप्शन बी फिलीपींस, ऑप्शन सी मलेशिया, ऑप्शन डी इंडोनेशिया। तो फिलीपींस, और तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी फिलीपींस। तो फिलीपींस ने अभी क्या किया है कि जो अमेरिका जो पैक्स सिलिका इनिशिएटिव है इसको लीड करता है अमेरिका, तो इसमें वो शामिल हुआ है। तो ये वैसे है क्या पैक्स सिलिका इनिशिएटिव? अगर है क्या तो यह जो है एक यूएस लेड पहल है जिसका जो मकसद है, जिसका जो पर्पज़ है वो है कि ग्लोबल सेमीकंडक्टर जो सप्लाई चेन है उसको मजबूत करना। इसका जो फोकस है वो चिप्स का प्रोडक्शन अलग अलग देशों में फैले ताकि किसी एक देश पर निर्भरता कम हो। इसमें शामिल देश मिलकर टेक्नोलॉजी, इन्वेस्टमेंट और मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ाते हैं। तो अभी हाल ही में पैक्स सिलिका इंस्टीट्यूट में कौन शामिल हुआ है? फिलीपींस शामिल हुआ है। और इसको लीड कौन करता है? यूएस लीड करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का पहला वाटर न्यूट्रल रेलवे डिपो कौन सा बना है? ऑप्शन ए हावड़ा कोचिंग डिपो, ऑप्शन बी कंकड़िया कोचिंग डिपो, ऑप्शन सी न्यू दिल्ली कोचिंग डिपो, ऑप्शन डी चेन्नई कोचिंग डिपो। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी कंकड़िया कोचिंग डिपो। और ये है कहाँ? ये है अहमदाबाद में। तो ये अहमदाबाद का जो है कंकड़िया कोचिंग डिपो भारत का पहला वाटर न्यूट्रल रेलवे डिपो घोषित किया गया है। अब अगर हम कहें कि वाटर न्यूट्रल का क्या मतलब है, तो वाटर न्यूट्रल क्या होता है कि इसका एक सीधा सा मतलब है कि जितना पानी आपने इस्तेमाल किया उतना ही पानी आप बचाकर या फिर रिसाइकल करके या वापस बैलेंस कर दें, मतलब वाटर हार्वेस्टिंग करके, तो इसे ही वाटर न्यूट्रल कहते हैं। मान के चलो अगर कोई डिपो 100 लीटर पानी यूज करता है तो वह 100 लीटर पानी रिसाइकल, रीयूज, रेन वाटर हार्वेस्टिंग से वापस जोड़ देता है। तो यानी उसने नेट पानी कितना यूज किया? 0। तो इसी चीज़ को क्या कहते हैं? वाटर न्यूट्रल कहते हैं। तो भारत का पहला वाटर न्यूट्रल रेलवे डिपो कौन सा बना है? कंकड़िया कोचिंग डिपो। तो ये कहाँ है? ये अहमदाबाद। नेक्स्ट क्वेश्चन, विक्रम सोधी सेंटर फॉर एआई ड्राइवन माइनिंग सिस्टम्स की स्थापना किस संस्थान ने की है? ऑप्शन ए आईआईटी दिल्ली, ऑप्शन बी आईआईटी बॉम्बे, ऑप्शन सी आईआईटी खड़गपुर, ऑप्शन डी आईआईटी मद्रास। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी आईआईटी खड़गपुर। तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी खड़गपुर ने विक्रम सोधी सेंटर फॉर एआई ड्राइविंग माइनिंग सिस्टम्स की शुरुआत की है। इसका पर्पज़ क्या होगा? इसका गोल क्या है? इसका मेन जो पर्पज़ है वो है कि माइनिंग क्षेत्र में एआई का यूज करना, सुरक्षा सुधारना और माइनिंग ऑपरेशंस को ज़्यादा एफिशिएंट बनाना। तो विक्रम सोधी सेंटर फॉर एआई ड्राइविंग माइनिंग सिस्टम की स्थापना किस संस्थान ने की है? तो इसका आंसर है आईआईटी खड़गपुर।
नेक्स्ट क्वेश्चन, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की सुरक्षा के लिए ग्लोबल मैरीटाइम सिक्योरिटी इनिशिएटिव किसने लॉन्च की? ऑप्शन ए जो बाइडेन और ऋषि सुनक, ऑप्शन बी कीर स्टारमर और एमेनुअल मैक्रो, ऑप्शन सी व्लादिमीर पुतिन और शी जिनपिंग, ऑप्शन डी नरेंद्र मोदी और एंटोनियो गुटेरेस। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी कीर स्टारमर और एमेनुअल मैक्रो। तो कीर स्टारमर जो हैं वो यूके के प्राइम मिनिस्टर हैं और एमेनुअल मैक्रो जो हैं वो फ्रांस के प्रेसिडेंट हैं। तो इन्होंने मिलके जो है स्टेट ऑफ हॉर्मुज की सुरक्षा के लिए ग्लोबल मैरीटाइम सिक्योरिटी इनिशिएटिव जो है वो लॉन्च किया है। इसका पहला उद्देश्य है कि इस महत्वपूर्ण समुद्री मार्ग है ये जो आप अभी भी चर्चा में था, स्टेट ऑफ हॉर्मुज, जिसको ईरान ने अभी युद्ध के चलते ईरान इजराइल यूएस युद्ध के चलते इसको ब्लॉक कर रखा था। तो ये बहुत ज़्यादा चर्चा में रहा क्योंकि नियर अबाउट लगभग आप मान सकते हो कि दुनिया का, वर्ल्ड का 20% जो ऑयल है वो इसी रास्ते से आता है। तो ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण जो वे था शिप्स के लिए, जो ऑयल या एलपीजी जो फ्यूल्स कैरी करते थे गल्फ़ कंट्रीज से, उनके लिए। तो इसको अभी हाल ही में ईरान ने ब्लॉक कर रखा था। तो इसका तो कीर स्टारमर और एमेनुअल मैक्रोन ने मिलकर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है उसकी सुरक्षा के लिए ग्लोबल मैरीटाइम सिक्योरिटी लॉन्च किया, इनिशिएटिव लॉन्च किया। इसका पहला उद्देश्य है कि इस महत्वपूर्ण समुद्री मार्ग में जहाज़ों की सुरक्षा सुनिश्चित करना और ग्लोबल ट्रेड को सुरक्षित बनाए रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, आईसीसी वुमेन्स T20 चैलेंज ट्रॉफी 2026 का आयोजन कहाँ किया गया? ऑप्शन ए केन्या, ऑप्शन बी दक्षिण अफ्रीका, ऑप्शन सी रवांडा, ऑप्शन डी जिम्बाब्वे। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी रवांडा। तो इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल आईसीसी ने पहली बार यह टूर्नामेंट रवांडा में आयोजित किया है। रवांडा अब है कहाँ? तो यह अफ्रीका महाद्वीप में स्थित एक देश है। यह ईस्ट अफ्रीका, पूर्वी अफ्रीका में आता है। इसकी राजधानी किगाली है। तो एक लाइन में याद रखना कि रवांडा कहाँ है? ईस्ट अफ्रीका का एक देश है जिसकी कैपिटल किगाली है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में एफडीआई फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का सबसे बड़ा स्रोत देश कौन सा है? मतलब किस देश से सबसे ज़्यादा फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट भारत में आती है? ऑप्शन ए अमेरिका, ऑप्शन बी सिंगापुर, ऑप्शन सी मॉरिशस, ऑप्शन डी जापान। तो हाल के वर्षों में सिंगापुर भारत में एफडीआई का सबसे बड़ा स्रोत बना है। पहले मॉरिशस शीर्ष पर था, लेकिन टैक्स संधियों और निवेश के रूट के बदलाव के कारण सिंगापुर आगे निकल गया। एफडीआई क्या है? अगर इसका सीधा सिंपल समझें तो जब कोई विदेशी कंपनी, व्यक्ति किसी दूसरे देश में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करता है, इसमें कंट्रोल या ओनरशिप का हिस्सा भी होता है। एफडीआई के तरीके हैं कि नई कंपनी बनाना, नई कंपनी फैक्ट्री खोल देना, या किसी एग्जिस्टिंग कंपनी के हिस्सा खरीदना या उसके शेयर्स खरीद लेना। तो मतलब वो सीधे तौर पर भारत में इन्वेस्टमेंट। तो इससे भारत का क्या फ़ायदा होगा? इससे रोज़गार, मतलब जॉब्स बढ़ती हैं, नई टेक्नोलॉजी स्किल्स आती हैं, इकोनॉमी की ग्रोथ तेज होती है। तो भारत में अब सबसे ज़्यादा जो एफडीआई का जो स्रोत है वो कौन सा देश है? तो इसका सही आंसर रहेगा सिंगापुर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में ISO 50001 एनर्जी मैनेजमेंट सर्टिफिकेशन प्राप्त करने वाला भारत का पहला जल बोर्ड कौन बना है? तो इस ऑप्शन ए DJB दिल्ली जल बोर्ड, ऑप्शन बी BWSSB, ऑप्शन सी मुंबई वाटर बोर्ड, ऑप्शन डी चेन्नई मेट्रो वाटर। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी BWSSB। तो बेंगलुरु वाटर सप्लाई एंड सीवरेज बोर्ड ने ISO 50001 एनर्जी मैनेजमेंट सर्टिफिकेशन हासिल किया है। तो ये है क्या? यह BWSSB, यह जो बेंगलुरु का जलापूर्ति और सीवरेज प्रबंधन बोर्ड है। और ये ISO 50001 क्या है? तो यह जो है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है जो एनर्जी मैनेजमेंट सिस्टम को बेहतर बनाने के लिए दिया जाता है। इसका उद्देश्य एनर्जी एफिशिएंसी बढ़ाना और एनर्जी वेस्ट कम करना है। तो ISO 50001 एनर्जी मैनेजमेंट सर्टिफिकेशन किस जल बोर्ड ने
हासिल किया है, प्राप्त किया है? तो इसका सही आंसर रहेगा BWSSB, बेंगलुरु वाटर सप्लाई एंड सीवरेज बोर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, बोल्डर्स क्लासिक 2026 का इनॉग्रेल खिताब किसने जीता है? ऑप्शन ए अनिर्बान लाहिड़ी, ऑप्शन बी शुभंकर शर्मा, ऑप्शन सी गगनजीत भुल्लर, ऑप्शन डी अर्जुन अटवाल। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी शुभंकर शर्मा। तो शुभंकर शर्मा ने बोल्डर्स क्लासिक 2026 का पहला जो खिताब जीते घरेलू गोल्फ में शानदार वापसी की है। बोल्डर क्लासिक है क्या? तो यह एक गोल्फ टूर्नामेंट है जिसमें भारत के जो टॉप गोल्फर्स होते हैं वो हिस्सा लेते हैं। तो बोल्डर्स क्लासिक 2026 का इनॉग्रेल खिताब किसने जीता? शुभंकर शर्मा ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति कौन बने हैं? ऑप्शन ए मुकेश अंबानी, ऑप्शन बी गौतम अडानी, ऑप्शन सी रतन टाटा, ऑप्शन सी रतन टाटा, ऑप्शन डी अजीम प्रेमजी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी गौतम अडानी। तो गौतम अडानी ने अभी हाल ही में मुकेश अंबानी को पीछे छोड़कर एशिया के जो हैं वो एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति बन गए हैं। तो अभी एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति कौन है? गौतम अडानी। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ल्ड हेरिटेज डे कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 15 अप्रैल, ऑप्शन बी 18 अप्रैल, ऑप्शन सी 20 अप्रैल, ऑप्शन डी 22 अप्रैल। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी 18 अप्रैल। तो वर्ल्ड हेरिटेज डे हर साल 18 अप्रैल को मनाया जाता है। तो इस साल जो वर्ल्ड हेरिटेज डे मनाया गया 18 अप्रैल को 2026 में, उसकी थीम क्या थी? उसकी थीम थी हेरिटेज अंडर थ्रेट फ्रॉम डिजास्टर्स एंड कॉन्फ्लिक्ट्स। इसका कॉन्सेप्ट अगर हम समझे तो ये है, जो वर्ल्ड हेरिटेज डे है क्या, तो इसे इंटरनेशनल डे फॉर मोनूमेंट्स एंड साइट्स भी कहा जाता है। तो इसका उद्देश्य दुनिया की जो हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स, मोनूमेंट्स और जो कल्चरल हेरिटेज है उनको प्रोटेक्ट करना। क्यों इम्पोर्टेंट? लोगों में हेरिटेज कंजर्वेशन के प्रति अवेयरनेस बढ़ाना, फ्यूचर जनरेशन्स के लिए विरासत की सुरक्षित रखना। तो वर्ल्ड हेरिटेज डे कब मनाया जाता है? 18 अप्रैल को। तो इस बार जो वर्ल्ड हेरिटेज मनाया गया उसकी थीम क्या थी? हेरिटेज अंडर थ्रेट फ्रॉम डिजास्टर्स एंड कॉन्फ्लिक्ट्स। ओके फ्रेंड्स, आपको हमारी वीडियो कैसी लगी ये ज़रूर बताइएगा। प्लीज़ इस वीडियो को आप लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और आगे ऐसे ही करंट अफेयर्स पे वीडियोज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।